नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर नमन करती हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास और कक्षा 8वीं की इस पाठ्य पुस्तक में हम जानेंगे यूरोपीय विशेषतः ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज है पाठ 3 अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। इस पाठ के प्रमुख मुद्दे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेज और मराठे, सहायक सेना और छत्रपति प्रताप सिंह। पटल पर हम देखें तो एक महाद्वीप यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही छोटा सा देश यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश सत्ता का केंद्र इंग्लैंड और हमारा भारत देश। इसी इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की तरफ रुख किया था और उसके क्या परिणाम हुए वो हम जानेंगे। यूरोप की सभी सत्ताएं अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच ये भारत के तटों पर पहुंच चुके थे। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कई प्राकृतिक बंदरगाह भी थे। उनमें से सूरत एक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह था, बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था और इसलिए ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की जबरदस्त स्पर्धा में उतरी हुई थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्होंने भारत में प्रवेश किया। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश इंग्लैंड और ये हमारा भारत देश। इसी इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की तरफ प्रयाण किया था व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया उस समय हमारे देश में मुगल सत्ता का शासन था और बादशाह जहांगीर शासन कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली और अनुमति लेने के बाद उन्होंने सूरत में अपने गोदाम की स्थापना की। सूरत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस समय का बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बहुत बड़ा बंदरगाह था और वहां पर देश विदेश के अनेक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में आया करते। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय उनके पहले ही पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व्यापारी भारत में अपना सिक्का जमाए बैठे थे और अंग्रेज सत्ता को भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोधों का भी सामना। अंग्रेज और मराठे 1774 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध। मुंबई, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था, यह अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था और इसके आसपास के प्रदेशों को भी अंग्रेजों का प्रयास था कि अपने अधिकार में कर लें, लेकिन उस समय उस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़। भारत के इतिहास में मराठों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और बस अंग्रेजों को मौका मिल गया
और इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1774 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया और इसलिए मराठों की विजय हुई, अंग्रेजों की हार हुई। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। सहायक सेना, सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली अपने इस सहायक संधि के नाम पर इतिहास में अमर हो गया, ब्रिटेन के इतिहास में अमर हो गया। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कदम रखा और वह एक गवर्नर जनरल के रूप में। लॉर्ड वेलेस्ली का एकमात्र उद्देश्य था संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना और इसके लिए उसने भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए और इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया, परंतु इस सहायता के लिए उसने कुछ शर्तें रखी। इन्हीं शर्तों में छिपा था सारा राज। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं को अपनी सहायता देने का आश्वासन दिया, लेकिन सहायता किस आधार पर, कुछ उसने शर्तें रखी। और शर्तें क्या थी? तो पहली शर्त थी उसकी कि भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी और सेना के व्यय हेतु नकद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। यानी सेना के रख रखाव में जो खर्चा होगा वो खर्च भी कौन करेगा? वो राजा करेगा। उसके लिए या तो वो कैश देगा, यानी नकद राशि देंगे राजा, और यदि नकद राशि वो नहीं देते हैं तो उस सेना के रख रखाव में आने वाला खर्च जो है, जिस प्रदेश से निकल सके वो प्रदेश कंपनी को देना पड़ेगा। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ यदि उन्हें से कोई संबंध स्थापित करना है, कोई व्यापार करना है, कोई और बात करनी है, तो वह अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित कर सकेंगे और अपने दरबार में उन्हें अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि भी रखना होगा। और भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे, क्योंकि हर सत्ताधीश जो था वो अपने अपने स्वार्थ में लिप्त था, केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जी रहे थे और उनकी इसी महत्वाकांक्षा का, इस लालसा का फायदा ब्रिटिश सत्ता ने उठाया। वसई फोर्ट, मुंबई, हमारी मुंबई के पास थाने जिला, और थाने जिले में वसई फोर्ट। उस समय थाने जिला नहीं था, बॉम्बे ही था, और बॉम्बे का ये वसई का किला। आज भी इस किले के खंडहर अपनी जगह खड़े हुए हैं और न जाने कितने इतिहास की यादों को अपने आप में समेटे हुए हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। उनको लगा कि यह बाजीराव द्वितीय का कायरतापूर्ण कदम है और हमें अंग्रेजों के साथ इस तरह की कोई संधि नहीं। फलस्वरूप अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ और यह है वसई किले का मानचित्र, जो पुर्तगाली एटलस में उपलब्ध है, क्योंकि बॉम्बे पर अंग्रेजों के शासन के पहले पुर्तगाली शासन हुआ करता था। और जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों का सामना अनेक लोगों से हुआ, जैसे डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों के साथ तो पहले तो उनका बहुत कठोर विरोध था, लेकिन बाद में उनके बीच की खींचतान खत्म हुई और उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ तो उस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई, और इस विजय के बाद उनका हौसला बढ़ गया और उनका मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। हर बात में उनकी रोक टोक होने लगी और अंग्रेजों का यह हस्तक्षेप
बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ। बाजीराव द्वितीय ने ये नहीं सोचा था कि मैं अंग्रेजों से संधि करूंगा तो अंग्रेज मुझ पर हावी होने लगेंगे या मुझ पर हर तरह की टोका टोकी करेंगे। वो अंग्रेजों की चाल को समझ नहीं पाया था। तो जब उसे अंग्रेजों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी बीच मुगलों की राजधानी में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी प्रत्यक्ष रूप से। शिंदे की सेना को भी जनरल लेक ने पराजित किया और वहां के मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। उनका एक स्वप्न साकार हुआ और हिंदुस्तान पर ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काबिज हो गई और पूरे भारत पर उनका ध्वज लहराने लगा। छत्रपति प्रताप सिंह। हालांकि पेशवाई सत्ता का शासन खत्म हो चुका था, फिर भी सातारा की गद्दी पर छत्रपति प्रताप सिंह विराजमान थे। छत्रपति प्रताप सिंह जी शाहू द्वितीय महाराज के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद वे सिंहासन पर बैठे। वे एक बेहद सच्चरित्र, उदार, बुद्धिमान, विद्या प्रेमी तथा धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली। ग्रांट डफ नामक अधिकारी को राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त कर दिया गया। ये सब अंग्रेजों की चाल। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाना शुरू किया और छत्रपति प्रताप सिंह जी को गद्दी से पदच्युत कर दिया। पदच्युत कर दिया मतलब उनके पद से हटा दिया और हटाकर उन्हें काशी भेज दिया, बनारस भेज दिया। वहीं पर 1847 ईस्वी में प्रताप सिंह जी की मृत्यु हुई। प्रताप सिंह जी की कोई संतान नहीं थी, तो उनके जो प्रमुख प्रशासक थे रंगो बापूजी गुप्ते, उन्होंने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, आवाज उठाई, परंतु कौन उनकी आवाज सुनने वाला था। न्याय मांगने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए और लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार यानी दत्तक विधान को अस्वीकार कर दिया और 1848 ईस्वी में सातारा का राज्य हड़प लिया। तुम जानते हो बच्चों, छत्रपति प्रताप सिंह महाराज बहुत ही दूरदर्शी शासक थे। वे पानी के महत्व को जानते थे, समझते थे। इसलिए उन्होंने सातारा शहर में एवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा स्थान में तालाबों का निर्माण करवाया था। अपने क्षेत्र के लड़के लड़कियां अनेक भाषाएं सीखें, शिक्षा प्राप्त करें, संस्कृत पढ़ें, मराठी सीखें, अंग्रेजी सीखें और इसके लिए उन्होंने विद्यालय का निर्माण करवाया था। अपने शहर में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी बनवाया था और उस प्रिंटिंग प्रेस में कई उपयोगी ग्रंथ भी छपवाए थे। इसके बाद वो सड़कों के महत्व को समझते थे। उन्हें पता था कि यदि किसी भी स्थान की प्रगति जो है वो आवागमन के मार्ग पर निर्भर करती है और इसीलिए सातारा से महाबलेश्वर तक और महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ तक की उन्होंने सड़क बनवाई थी। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पदच्युत करके वहां से भेज दिया था और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश सत्ता का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता का सूर्य कभी नहीं डूबता था। तो हम देख रहे हैं इस मानचित्र में कि कनाडा, नाइजीरिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, विश्व के इतनी जगहों पर ब्रिटिश सत्ता का ध्वज फहरा रहा है। इतनी जगहों पर उन्होंने अपना शासन किया। बच्चों, आज हम यहीं विराम लेते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जो व्यापार के बहाने भारत में आई और धीरे धीरे इसने भारत पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया और कालांतर में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण कर लिया। और इन सबका भारत पर क्या परिणाम हुआ, इन्हीं
कुछ मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम। दोहरी शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून, प्रशासनिक नौकरतंत्र यानी सिविल सर्विसेज, सेना और पुलिस बल, प्रणाली, कानून के सम्मुख सभी समान या विधि शासन और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। ग्रेट ब्रिटेन और वहां का रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। पहली बार वह सन 1757 से 1760 ईस्वी और फिर दूसरी बार सन 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ और उसने दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। क्या थी यह दोहरी शासन व्यवस्था? तो उसने राजस्व एकत्र करने का काम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा बंगाल के नवाब को। एक साथ में यह दोनों शासन प्रणाली उसने लागू। इस दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें अत्यधिक जान माल की हानि हुई। अकाल के दिनों में भी भूमि कर दृढ़ता पूर्वक वसूल किया गया, यानी किसानों को लगान में कोई माफी नहीं दी गई। कंपनी के कार्यकर्ताओं ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी बढ़ाकर लाभ कमाया। भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था और इस एकाधिकार का उन्होंने दुरुपयोग भी किया और इसलिए इंग्लैंड के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या भी रखते थे और इस कंपनी के अधिकारी काफी भ्रष्ट भी हो चुके थे। उन्होंने सामान्य जनता से जो कर के रूप में पैसे वसूल किए थे वह अपनी जेब में रख लिए, यानी वो पैसा कंपनी को नहीं गया। अधिकारी जो थे वो स्वतः धनवान होते गए। भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी और देखते ही देखते देश में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण कानून। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके पहले भारत में गवर्नर का पद हुआ करता था और यह गवर्नर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था, जो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता था। सन 1773 ईस्वी से पहले बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित बनाया गया, जो कि गवर्नर जनरल परिषद की सहायता से काम करेगा, यह भी निर्धारित किया गया। इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था और इस पद को सुशोभित करने का पहला अवसर मिला था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में मुंबई और मद्रास प्रांत की नीतियों पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया। उस समय तत्कालीन भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी इस तरह से प्रांत रचना हुआ करती थी और इन दो प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण का अधिकार भी वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया गया। इसके बाद आया सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए अगले एक दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया
एक्ट को पारित किया जाना, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत में चलाई जा रही ईस्ट इंडिया कंपनी शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने वाली एक परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण भी प्रदान किया गया। ईस्वी सन 1813, 1833 और 1853 में लगातार कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल होते रहे और इस तरह कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, कानूनी सुधार, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक तरह से पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अंग्रेजी सत्ता के आगमन के साथ साथ भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली भी आ गई और इसके अंतर्गत प्रशासनिक नौकर तंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली, यह अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ बने। प्रशासनिक नौकर तंत्र, सिविल सर्विसेज। भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को एक नौकर तंत्र की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने उस सेना, पुलिस बल, न्याय प्रणाली के साथ साथ प्रशासनिक नौकर तंत्र में काफी बदलाव। प्रशासन की सुविधा हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी और इसके साथ साथ उसे पता था कि जब व्यापार से इनकम कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो उन्हें अपना वेतन चाहिए, तो उन्होंने अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी। उसके बाद प्रशासनिक सुधार की तरफ ध्यान देते हुए प्रदेशों का जिले के अनुसार विभाजन कर दिया ताकि उस पर प्रशासन के लिए सुविधा बनी रहे और उस प्रत्येक जिले का एक जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। यह जिलाधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख होता था और इस जिलाधिकारी का काम था राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना और इसके साथ साथ इन प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकारियों की भर्ती इंडियन सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अंग्रेजों के प्रशासन की सुविधा के लिए सेना और पुलिस बल की स्थापना भी की। और इस सेना और पुलिस बल का काम क्या हुआ करता था? तो इनका मुख्य काम था अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना, यानी जिन प्रदेशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था उन ऐसे नए प्रदेशों को धीरे धीरे हथियाकर अपने प्रदेश में मिलाते जाना, अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना। न्याय प्रणाली। इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली की स्थापना की। प्रत्येक जिले में असैनिक अर्थात नागरिकों के मुकदमे के लिए दीवानी न्यायालय और आपराधिक मुकदमों के लिए फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई और इनके न्यायालय के निर्णयों पर पुनः विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, यानी हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई। कानून के सम्मुख सभी समान, विधि शासन। अंग्रेजों ने अपनी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायालयों की स्थापना की
और जो चित्र आप देख रहे हैं ये है उस कालखंड में बनाया हुआ मुंबई हाई कोर्ट। पूर्व समय में अलग अलग स्थानों पर भारत में अलग अलग कानून प्रचलित थे। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया। हालांकि इस प्रणाली में कुछ कमियां भी थीं। यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे, यानी भारतीयों में और यूरोपीय लोगों में भेदभाव किया जाता था। कानून के सम्मुख सभी समान। लॉर्ड मैकॉले का इनका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की संहिता इन्होंने ही तैयार की थी। न्याय के समक्ष सभी एक समान है, इसकी संकल्पना भी लॉर्ड मैकॉले ने रखी थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। इंग्लैंड एक छोटा सा देश किंतु आधुनिक देश। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसलिए वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो चुकी थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वह आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का होना और इसकी वजह से मुनाफे में भी यानी लाभ में भी अधिक से अधिक हिस्सा उसके मालिक का होता है। और अपनी इस अर्थव्यवस्था का पोषण करने के लिए उन्होंने भारत में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। इससे इंग्लैंड को तो आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने अंग्रेजी सत्ता के भारत पर होने वाले कई परिणामों में से कुछ परिणामों के बारे में चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपके सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। धन्यवाद।